से जो क्वेश्चन आते हैं अभी तक का अनुभव बताता है कि सरल ही आए हैं। अब आगे हार्ड पूछने लगे तो मुझे मत सुनाइएगा प्लीज। और जो वैयाकरणों का परिचय है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये संस्कृत साहित्य का इतिहास उमाशंकर ऋषि जी ने भी अच्छे से इसको प्रस्तुत किया है। पर मैं कहूँगा आप छोड़ सकते हैं उसको, और प्रतिस्पर्धा प्रकाश में जितना वैयाकरणों का परिचय लिखा है काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो प्रतिस्पर्धा प्रकाश से आप वैयाकरणों का परिचय पढ़ लेंगे। पाणिनीय शिक्षा भी इस यूनिट में लगी है। 60 श्लोक हैं, मुझे लगता है जवान लोग आप एक रात में पढ़ लोगे। तो 60 श्लोक तो एक बार पढ़ लेना चाहिए आपको, पाणिनीय शिक्षा का जीवन भर काम आएगा। फिर आती है 7वीं यूनिट, और 7वीं यूनिट में संस्कृत क्षमा करेंगे, साहित्य शास्त्र का परिचय है। और जो साहित्य शास्त्रीय आचार्य हुए हैं, भरत, वामन, भामह आदि, इनके परिचय के लिए संस्कृत साहित्य का इतिहास पर्याप्त है। कुछ चीजें जैसे अरस्तु का परिचय, लॉन्जाइनस का परिचय, तो ये सब जो ग्रीक फिलोसफर्स कुछ हुए हैं जिन्होंने अपनी बातें साहित्य शास्त्र में लाई हैं, उनके लिए बस 2 चीजें आपको जरूरी हैं, 2 या 3 चीजें। एक, वो कहां से थे, उनके सिद्धांत कौन कौन से हैं, उन्होंने कौन सी किताब लिखी है, बस। जैसे कोई भी सोक्रेटिस या एरिस्टोटल, ऐसे नाम लिख लेंगे आप, उनका सिद्धांत कौन सा है, चाहे अनुकरण सिद्धांत हो या कोई भी सिद्धांत, फिर उनकी किताबें कौन सी हैं। तो इस तरह से आप 3-4 कॉलम बना लेते हैं, ये टॉपिक कवर हो जाएगा। पिछले बार अब तक इससे जितने भी क्वेश्चन आए हैं, तो हर 2 साल में एक बार इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और सरल क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप अगर सरल क्वेश्चन को छोड़ के जाएंगे तो ये मैं दावा करता हूँ, आप जिन क्वेश्चन को छोड़ के जा रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर उन क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। आप वहाँ लॉस में रहेंगे अगर आप कोई आसान टॉपिक छोड़ के जाते हैं। तो आसान टॉपिक, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप कभी छोड़ के ना जाएं। जो बहुत स्कोरिंग है उस बाकी लोग कर लेंगे, आप छोड़ के चले गए थे, आप नहीं कर पाएंगे। तो अब थोड़ा कठिन शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने इनको अंतिम में रखा था, क्योंकि अगर आप इनको शुरुआत में पढ़ने लगेंगे ना तो अच्छे लोगों की बुद्धि घूम जाती है, मन करता है किताब रख दूं, नहीं होगा जयरे, पढ़ने की कोई इच्छा नहीं। इसलिए मैंने आपको अभी तक जितना बताया उसमें आपका 70% सिलेबस कवर हो चुका है। अब अगर इनको आप थोड़ा हल्के नहीं पढ़ते हैं, ऐसे हल्के पढ़ने जयरे तो नहीं होगा, पर एटलीस्ट आप इस एक्सपेक्टेशन से पढ़ लें कि अंतिम ही यूनिट है, किसी तरह निपटा देता हूँ, तो इस बहाने पढ़ लोगे। अगर शुरुआत नीचे वाले से कीजिएगा, गारंटी देता हूँ भाई नहीं हो पाता है। मैंने एक बार किया था प्रयास, फिर मैं अपने वाले सिस्टम पे आ गया। तो 8वीं यूनिट है, इसको आप मूल मात्रा से पढ़ना। रघुवंशम के पद्य हैं, पहला सर्ग है, कहानी मात्र है, आप उसको कहानी की तरह ही पढ़ोगे, हो जाएगा काम। किरातार्जुनीयम ग्रेजुएशन में लगा हुआ था, पहले 25 श्लोक शायद 45 श्लोक कुल हैं उस सर्ग में, तो आप 45 श्लोक पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ शिशुपाल वधम, इसमें 75 श्लोक हैं, कभी आपके सिलेबस में नहीं लगा है, भाषा भी कठिन है, फिर भी इसका 7 भाग आप पढ़ लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने वाली चीजें जो हो वो आप जरूर बना लेंगे, जैसे नारद जी की वीणा का क्या नाम था, ये सब चीजें नहीं है शिशुपाल वधम में। तो ये सब चीजें आप जैसे ही आपको मिले आप तुरंत नोट डाउन कर लेंगे। छोटी छोटी चीजें ही रहेंगी और ऐसी चीजें आ जाती हैं जेआरएफ में, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैं यही मानता हूँ कि आज तक किसी को ज्यादा पढ़ने से उल्टी नहीं हुई, इसलिए पढ़ लेना चाहिए। नहीं पढ़ने से पढ़ लेना हमेशा बेहतर होता है। इसलिए आप खाली बैठे रहेंगे, नहीं पढ़ पाऊंगा ऋषभ जी, नहीं हो पाएगा, उससे बढ़िया कुछ पढ़ लो, वो काम आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे तो भाई मूल मात्रा लिख दिया है। चौथा और छठा, चौथी यूनिट है दर्शन की, तर्क संग्रह, तर्क भाषा, न्याय सिद्धांत, मुक्तावली। इन तीनों के सिलेबस लगभग कॉमन है, और इनमें से किसी एक पर भी आपकी पकड़ अच्छी होगी, मैं कहूँगा आप तर्क संग्रह को आप प्रेफर कीजिए, तर्क संग्रह पर आप पकड़ बनाइए। अगर उसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो तर्क भाषा भी आपको समझ में आएगी, मुक्तावली समझ में आएगी। वेदांत थोड़ा कठिन ग्रंथ है, आप एमए में आएंगे तो मास्टर्स के सिलेबस में लगा हुआ है, उसमें आप सीरियसली वेदांत और तर्क भाषा पढ़ेंगे तो आधा जो हमारा दर्शन का सिलेबस है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूरी कृपा बनी रहती है कि जेएनयू वालों का ना हो, डीयू वालों का हो। सिलेबस उस तरह से डिजाइन कर चुके हैं, अब हम ही नहीं पढ़ेंगे तो कौन सा आके कोई दूसरा आदमी हमें जेआरएफ करवाएगा। तो सिलेबस पे अगर आप फोकस रखते हैं तो दर्शन आपका आराम से हो सकता है। कुछ चीजें जैसे ब्रह्मसूत्र बच जाती हैं, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, उससे आसान क्वेश्चन पूछते हैं, उसको आप स्वयं से कवर कर सकते हैं। सर्व दर्शन संग्रह से बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन सिलेबस में लगा हुआ है। मैंने अगर पढ़ने का प्रयास किया था, फिर किताब उठाने की हिम्मत नहीं हुई, तो आप भी सर्व दर्शन संग्रह से अगर पढ़ेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश से अगर आप पढ़ पाए, मैंने तो उसी से पढ़ा था भाई, मैं झूठ क्यों बोलूं, मुझे आपने सच बोलने के लिए यहाँ पे बुलाया है, तो मैंने उसको संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश से पढ़ा था। और आपको ये सलाह दूंगा कि जैन और बौद्ध दर्शन के लिए आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। जितनी चीजें आपके जानने के लिए हैं, अगर उसको भगवत गीता समझ के आप पढ़ के कंठस्थ कर लेते हो, बाई हार्ट कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कोई आपका क्वेश्चन छूटेगा।
कई बार होता है मेरे दोस्त मुझसे बोलने आते हैं, क्या आप कहते हो कि संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश पढ़ के जेआरएफ हो जाएगा? नहीं हो सकता। बताओ ये क्वेश्चन कहाँ आए थे? मैंने उनको बताया ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आया है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आया है। आप इन दो टॉपिक्स को, इन दो विषय को अगर अच्छे से समझ लेते, इन दोनों चीज़ों को अगर आप कैलकुलेट करते, अगर आप एनालिटिकल रीजनिंग का यूज करें, तो आप समझ जाते दो चीज़ों को पढ़ करके कि इसका आंसर यही होना चाहिए था। आप दो चीज़ों को जोड़ते नहीं हो, अब आपको चीज़ें सीधे सीधे लिखी हुई चाहिए, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको जेआरएफ नहीं करवा सकता। आपको चीज़ें जोड़ना आनी चाहिए, खासकर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, उतने प्रेशर में बैठ करके। ठीक है, क्षमा करेंगे, स्क्रीन थोड़ा ऑफ हो गया है, इसको जला दूंगा। हाँ जी, छठी यूनिट है आपके व्याकरण की। तो ये वो यूनिट है जिससे मैं सबसे ज़्यादा डरता हूँ। मैं रात में भूत से नहीं डरता, लेकिन रात में अगर व्याकरण का सपना आ जाए तो डर जाता हूँ। तो इस यूनिट को मैंने सबसे कम पढ़ा है। सौभाग्य से जेआरएफ में सबसे कम क्वेश्चंस पिछले 8-10 सालों से जितने मैंने क्वेश्चन पेपर बनाए हैं, एक बार व्याकरण के क्वेश्चंस आए थे ज़्यादा। उसके अलावा वो समझ जाते हैं कि बच्चे व्याकरण कर नहीं पाते हैं, तो दया करके कम ही पूछते हैं व्याकरण के क्वेश्चन। तो एटलीस्ट आप बेसिक क्वेश्चन, संधि, समास, कृदंत प्रकरण, तद्धित प्रकरण, ये करके जाएं। कारक प्रकरण मुझे थोड़ा टफ पड़ता था, मैंने स्वयं से उस नदी को पार करने का प्रयास किया, डूब गया, लेकिन कोई बात नहीं, जिस बार मैंने जेआरएफ किया उस बार कोई भी क्वेश्चन उसका आया नहीं। तो कभी कभी आपको भाग्य का भी सहारा चाहिए होता है। धातु रूप और शब्द रूप तो आप रट ही लो, कम से कम 10-12 तो। राम, लता, मुनि, साधु, मधु, नदी, गौ, विश्वपा। विश्वपा का आया था, मैंने गलत किया था, हालांकि वो क्वेश्चन पेपर कैंसिल हो गया था उस पर। तो इस तरह से धातु रूप और शब्द रूप आप याद कर लेंगे। धातु रूप में कठिन आजकल पूछते हैं, 10 लकारों में आपको शब्द रूप, धातु रूप याद होने चाहिए। वो क्रम वाइज लगाने के लिए पूछ लेते हैं, लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, इस तरह से आप क्रम में उनको सजाएं, ऐसा वो पूछते हैं। तो आपको धातु रूप अच्छे से याद करनी चाहिए, आजकल सीरियसली वो पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार मैंने कुछ आपको यह बताने का प्रयास किया कि किस तरह से आप सिलेबस को देख सकते हैं या उसमें अपनी गति बना सकते हैं। शुरुआत कैसे करें, बहुत लोग यही मुझसे बोलते हैं, ऋषभ कहाँ से पढ़ना शुरू करें, समझ नहीं आ रहा, कैसे शुरू करें, कुछ मेरा पढ़ाई हुआ नहीं, कुछ दिमाग में घुसता ही नहीं। तो जैसे आप नॉवेल पढ़ लेते हैं, उस तरह से मैं कहूँगा कि आप पहले बस पढ़ें। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको केवल एक अच्छा रीडर बनना चाहिए, बस रिगोरसली पढ़ना चाहिए। फिर मेरी गारंटी है 2-3 बार में समझ में आएगा, आना पड़ेगा। तो कोई ऐसी चीज़ दुनिया में बनी नहीं जो आदमी कर ना पाए। तो अगर आप अपने ऊपर विश्वास करके चलेंगे, हाँ, अगर आप लो कॉन्फिडेंस पे हैं तो पक्का समझ में नहीं आएगा। पर अगर आप सोचते हैं कि चीज़ें मुझे समझ में आ जाएंगी, तो सरस्वती देवी कृपा करती हैं, वो भीतर अंदर बैठ करके प्रेरणा देती हैं, चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो विश्वास करके आप पढ़ना शुरू करेंगे। और मैंने एक क्रम बस आपको बताने का प्रयास किया है, इसको फॉलो करना नहीं करना आपकी इच्छा है। आपको जिसमें 100 करने हो, अपने अनुसार इसको आप परिवर्तित कर सकते हैं। ये चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ज़रूरी है, साधन चतुष्टय। वेदांत के जो गुरु होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे चेले के पास 4 चीज़ें हो तभी मेरे पास मुंह दिखाने आए, नहीं तो नहीं आए। जेआरएफ की भी यही मांग है, 4 चीज़ें लेके आओगे तो भाई महते वित्त लाभ है। पैसा तभी मिलेगा जब 4 चीज़ें लेके आओगे। नियुक्त ये पदेश, नौकरी तभी मिलेगी जब 4 चीज़ें लेके आओगे। विद्या वारिद्याप्त्यर्थम, और पीएचडी में एडमिशन तभी मिलेगा जब 4 चीज़ें लेके आओगे। वो 4 चीज़ें क्या हैं? तो जरूरी नहीं वो 4 चीज़ें ही हैं, मुझे लगता है वो 4 चीज़ें, इसलिए मैंने प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, कृतकृत्यो भवति, न रमते नोत्साही भवति। अगर ये 4 पॉइंट क्रमशः आप कर लेते हैं, मैं बताऊंगा किस पॉइंट को करने से क्या लाभ होगा आपको, तो सिद्धो भवति, आप सिद्ध हो जाओगे परीक्षा के लिए। कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं, मतलब अगर हम जिंदा रहें तो सौभाग्यवश, तो कोई दुनिया की ताकत हमें जेआरएफ से रोक नहीं सकती। कृतकृत्यो भवति, केवल जेआरएफ एग्जाम नहीं, केवल जेआरएफ एग्जाम निकालना तो बहुत छोटा लक्ष्य है। 70 साल के जीवन में अगर आप 22-23 साल का लक्ष्य लेके चल रहे हो कि जेआरएफ मुझे निकालना है, तो बहुत छोटा लक्ष्य है। हमें आगे के लिए देख के सोचना पड़ेगा, आगे मुझे किस रूप में अपने फैमिली की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की, समाज की, क्षमा करेंगे, विश्व की और अनंत कोटि ब्रह्मांड की। हम उस ईश्वर के संतान हैं जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। तो हमारा लक्ष्य केवल एक छोटे से स्थान के लिए, केवल अपने ऊपर, अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए फोकस नहीं होना चाहिए, सर्वव्यापी होना चाहिए। तो हम अपने जीवन को किस प्रकार लोगों के लिए समर्पित कर सकते हैं, उस प्रकार का हम लक्ष्य निर्माण करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कृतकृत्यो भवति, आप किस प्रकार कृतकृत्य हो सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, केवल जेआरएफ नहीं, वो भी इसमें उपाय बताया गया है। न रमते, फिर बाहरी विषयों में
आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, नोत्साही भवति, और एग्जाम टाइम आपको ज़्यादा उत्साह नहीं होगा, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करेंगे। 4 चीज़ें करेंगे तो क्या है वो देखते हैं। पहला है पाठ्यक्रम, हस्तामलकवत् पाठः स्नातकस्योत्तरस्य च, थोड़ा अनुष्टुप जैसा दिख रहा है, हस्तामलकवत् पाठः स्नातकस्योत्तरस्य च। मैंने आपको पहले बताया था जो जेआरएफ का सिलेबस निर्माण किया है, राज की बात है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि डीयू के प्रोफेसर्स ने ही वो जेआरएफ का सिलेबस बनाया है, इस तरह का बनाया है कि भाई साहब हमारे डीयू के ही बच्चे निकाल पाए और कोई निकाल ना पाए। तो अगर आप स्नातकस्य अपने ग्रेजुएशन के संस्कृत के सिलेबस को, आपको पता होगा सिलेबस अगर आप देखेंगे जाके जेआरएफ का 40% करीब सिलेबस वही है जो ग्रेजुएशन में, सिर्फ ग्रेजुएशन का सिलेबस। तो स्नातक का सिलेबस आप अच्छे से करेंगे, अच्छे से करने का मतलब पढ़ लिया वो नहीं, कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। मेरे में बस यही मुझे लगता है मैंने अच्छी चीज़ की ग्रेजुएशन में रह करके कि जो मुझे मिलता था मैं उसको रट लेता था। मुंडकोपनिषद आया, चलो भाई ये भी याद करेंगे, रघुवंशम 30 पद्य लगे ये भी याद करेंगे, किरातार्जुनीयम 25 पद लगे ये भी याद करेंगे, नीति शतकम 20 पद्य लगे ये भी याद करेंगे, सूक्त लग रहे हैं वो भी रट लूंगा। तो इससे फायदा क्या हुआ, उसमें पता नहीं था कि इतना फायदा होगा, जब जेआरएफ देने बैठा तब पता चला इतना फायदा होगा। तो कभी कभी चीजें अंतःप्रेरणा से आ जाती हैं, बाद में उनका लाभ होता है। इसलिए मैं कह रहा था ना, आज तक ज्यादा पढ़ने से किसी को उल्टी नहीं हुई, और नहीं पढ़ने से हमेशा पढ़ना बेहतर होता है। तो जो स्नातक का पाठ है और स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम है, ये आपको हस्तामलकवत होना चाहिए। हस्तामलकवत बोले तो क्रिस्टल क्लियर, कंठस्थ, टिप टंग टिप पे होना चाहिए। हस्तामलक एक इडियम है, प्रोवर्ब है, मुहावरा है। जैसे हाथ पे रखा हुआ अमलक, अमलक बोलते हैं आंवले को, तो जैसे कोई व्यक्ति हाथ पे रखे हुए आंवले को प्रत्यक्षीकृत करता है, साक्षात देखता है, उसी तरह आपको स्नातक और स्नातकोत्तर का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसका ज्ञान सामने दिखना चाहिए। कोई पूछे रात को 12 बजे उठा के, तो भले ही पता ना चले कि भूकंप आया था, ये पता होना चाहिए कि कौन सा सूत्र पाणिनि जी ने क्यों लिखा था, उसकी वृत्ति क्या है। ठीक है, तो हस्तामलकवत् पाठः स्नातकस्योत्तरस्य च, इसका लाभ क्या होगा। अब तो देखिए आप लोग स्नातक के अंतिम पड़ाव पे हैं, ये उपदेश थोड़ा लेट हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी बहुत लेट नहीं हुआ है। जब तक आप एमए फाइनल में नहीं पहुंच जाते, अभी से शुरू कर दीजिए। अभी से भी अगर शुरू कर देते, जो सामने आए रट लेंगे जी, ये आया ये भी याद कर लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। अभी आपको लगेगा क्या फायदा होगा, लेकिन जब जेआरएफ देने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे कड़ियां जुड़ती हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो चीजें बाहर पढ़ रहा हूँ वो जेआरएफ में कहीं पूछ सकता है, पर कनेक्ट करके वो आंसर बैठ जाता है। आपको ये पता चल जाता है कि ये ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि ये कृति इस राइटर की है और यहां पर इसके ऑप्शन में दूसरा राइटर आ गया है। तो आप उस तरह से एलिमिनेट कर पाएंगे अपने आंसर्स को, पहुंच पाएंगे अपने सही आंसर तक। तो अगर खूब भी आप पढ़ते हैं जेआरएफ के सिलेबस के अलावा, तो भी आपको बहुत लाभप्रद होगा, ऐसा मैंने अपने अनुभव से पाया है। तो पाठ्यक्रम ये पहला साधन है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है तो मेरी बात मानिए, आप लोग बहुत भाग्यवान लोग हैं जेआरएफ के दृष्टिकोण से देखें तो उसका लाभ उठाइएगा। बाहर वाले अगर जेआरएफ ले रहे हैं भाई, तो हम लोग के लिए सच में बहुत खराब बात है, कोई सुन ना ले, पर आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा इस चीज़ को। आप लोग ज़्यादा जेआरएफ करेंगे तो हम लोग को ही खुशी होगी। दूसरा, और मुझे लगता है सबसे ज़रूरी नहीं, आगे 2-3 और हैं, तो दूसरा और बहुत ज़रूरी एक और तरीका है, साधन है, वो है पूर्व प्रश्न पत्राणि। अगर कोई व्यक्ति पाठ्यक्रम भाड़ में जाए, आगे भी जो 2 लिखे भाड़ में जाए, सिर्फ पूर्व प्रश्न पत्र को करके जाता है। पूर्व प्रश्न पत्र कितने करने होंगे जी? मैं बोलूंगा 100। उसके लिए कम से कम 2-3 साल का टाइम दो, नहीं 2-3 साल का टाइम नहीं, 1 महीने में करना होगा। चलो आप 2 महीने लो, 3 महीने लो, पर एक अटेम्प्ट से पहले आपको 100 क्वेश्चन पेपर करके जाने पड़ेंगे। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? अब इतनी रिसर्च बैठ के मैंने तो की नहीं थी। एक अच्छा गाइड वो होता है भाई, एक अच्छा यूपीएससी का अध्येता, यूपीएससी का मोटिवेटर गाइड वो होता है जिसका खुद का यूपीएससी। हाँ, तो मैंने खुद तो रिसर्च की नहीं, कितने प्रीवियस ईयर से रिपीट कर रहे हैं, पर जिनका नहीं हुआ था ना, उन्होंने बताया ऋषभ जी इस जून वाले में पिछले बार से 53 क्वेश्चन है, ऋषभ जी इस बार वाले में बस 45 क्वेश्चन है। तो 45 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सॉल्व कितना करना पड़ेगा? 1998 से लेकर के 2020 तक का संस्कृत का पेपर, जो करीब है 70, और अगर एवरेज लेके चले करीब 5000 क्वेश्चन होंगे। अगर उसमें से 50 भी आ रहा है, मेरी बात मानिए बहुत है, कहीं से नहीं आएगा उतना, वो आपको बिना मेहनत की कमाई है। अगर आप उस 5000 क्वेश्चन को
भीतर बिठा लेते हैं, धारण कर लेते हैं। तो भाई 20 साल से एक ही सिलेबस को क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से कोई क्वेश्चन उत्पन्न करेगा? वहीं से तो आएंगे घूम फिर के। तो अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन आप अच्छे से बनाते हैं, तो इसीलिए कवि कह रहे हैं यहाँ पे शतम हित्वा न गंतव्यम, भाई 100 क्वेश्चन छोड़ के मत जाना। क्यों? गत्वा हानि वापनुयात्, अगर 100 प्रश्न पत्र से कम बना के गए बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, महती विनष्टि ही। इसीलिए 70 क्वेश्चन पेपर सेकंड पेपर के लिए, संस्कृत के लिए, और पहले पेपर के लिए भी आप 30 कम से कम सेट लगा के जाएंगे पास्ट ईयर पेपर। एक मेरे लिए अच्छी बात रही कि मैंने सीबीएसई से पढ़ाई की थी 12वीं तक, इंग्लिश मेरी अच्छी थी, मैथमेटिक्स अच्छी थी, लॉजिकल रीजनिंग मेरी अच्छी थी। तो मैंने बस केवीएस मैदान उठाई, कुछ कुछ टॉपिक्स देख लिए, 5 टॉपिक पढ़ के गया, 5 टॉपिक बिना पढ़े गया, 38 क्वेश्चन आ गए, मैं खुश हो गया। फिर भी 30 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे पास्ट ईयर के, और मुझे लगता है उसका बहुत फायदा हुआ। क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखने से आपको सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के रिपीटेशन कैसे होते हैं, उसका आंसर क्या है, बस ये पता नहीं चलता। एग्जाम में उस प्रेशर को हैंडल कैसे करना है ये भी पता चलता है। साथ ही मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ऋषभ भाई बना के आ गए, इस बार तो 100 आ रहा है भाई, लेकिन जब वो आंसर चेक करते हैं अपना तो 95, 80, 75 तक चले जाते हैं। क्यों? उनको लगता है कि ये आंसर होगा, लेकिन वो आंसर नहीं होता है। क्यों? आगे वाले ऑप्शन पढ़े नहीं थे, या फिर उनको लगा कि मैं सी मार रहा हूं लेकिन मार के बी आ गए, बोलते पता नहीं यार, मैं तो सोच रहा था बी मार के आया हूं, डी कैसे यहाँ टिके समझ नहीं आ रहा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जब पूर्ण प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मैं ऐसी गलतियां कर सकता हूं, मैं ऐसी गलतियां करता हूं। तो जब अपनी गलतियां कमजोरियां पहचानेंगे तो उनसे कैसे बचना है उसका प्रयास कर पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा आप किन जगहों पे गलती करते हैं, मात खाते हैं, कभी उन चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप बार बार सॉल्व करेंगे अपने पेपर्स को, और उसको चेक भी करेंगे कि मैं कौन कौन सी जगह पे मिस्टेक करता हूँ, कहाँ पे मेरा दिमाग किस तरह से काम करता है, और कहाँ पे मैं गच्चा खा जाता हूँ। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, आपके लिए आपको दिखाऊंगा कहाँ से धोखा मिलता है लोगों को। ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन में जो आप सोच नहीं सकते, कोई नॉर्मल थिंकिंग में रहे व्यक्ति, नॉर्मल सेंस लगाए तो उन क्वेश्चन को गलत कर नहीं सकता, लेकिन जब वो जेआरएफ का पेपर सामने आता है ना, तो जब तुमको देखता हूँ तो सब भूल जाता हूँ वाली स्थिति बन जाती है। सब कुछ भूल जाते हैं, पता नहीं चलता क्या टिक मारूं, सोच कुछ और रहे थे, टिक कुछ और मार दिया। तो गोपियों की यही दशा होती थी जब श्री कृष्ण को देखते थे, जो नाक में आभूषण पहनना है कान में पहन लेते थे, जो होठ में लिपस्टिक लगानी हो आंख में लगा लेते थे। तो ऐसी दशा आपकी ना हो, इसलिए पूर्व प्रश्न पत्र करीब 70 + 30 आप सॉल्व करके जाएंगे। हम आदेश देते हैं, अगर आप उसको माने तो इतना तो आप करके जाना ही चाहिए। तीसरी चीज, हाँ भाई, विकर्षण त्याग। मुझे ये बात काफी पसंद है, मतलब मैं चीज को खुद पर्सनल लाइफ में बहुत मानता हूँ कि कोई भी लक्ष्य कितना बड़ा है ये कैसे पता चलता है, उसके लिए किया गया त्याग कितना बड़ा है उससे पता चलता है। आप देखेंगे जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, घर छोड़ के, दोस्तों को छोड़ के, फिल्म देखना छोड़ के, जितनी एक साल में मस्ती कर सकते हैं सबका त्याग करके रहते हैं, तब जा करके, वो भी सबका नहीं, कुछ का हो पाता है यूपीएससी के। तो कितने बड़े लक्ष्य को हम लेकर चल रहे हैं उसका पता तभी चलेगा जब उसके लिए हमारा त्याग किया गया त्याग कितना बड़ा है। अगर हम रोज हम इंस्टाग्राम पे रील चला रहे हैं, रीलाचार्य बन रहे हैं, मीमाचार्य बन रहे हैं, तो मैं लिख के दे सकता हूँ सर जेआरएफ कभी नहीं होना। कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, मैंने भी बहुत एंटरटेनमेंट अपना किया है हर तरह से, पर कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि जब वो चीज़ सिर पे आए, अब आप एग्जाम के 2 दिन पहले ये सोचोगे कि अब एग्जाम आ गया अब पढ़ना शुरू करते हैं, तो नहीं हो पाएगा। आपको वो प्रेशर 1 महीने पहले से, 2 महीने पहले से लेना पड़ेगा। आपको कुछ चीज़ें त्याग करके चलनी पड़ेंगी। मैं दोस्तों से जितनी काम हो उतनी बात करूंगा, टाइम पास नहीं करूंगा, 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बार उनके साथ घूमने जाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतनी बार फिल्म देखने जाऊंगा, इतने देर से ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाऊंगा, इतने देर लाइब्रेरी में पढ़ते हुए बिताऊंगा। जब आप ये अपना रूटीन क्लियर कर लेते हैं, जब आपको त्याग करने की भावना आ जाएगी, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना आ जाएगी, तो लक्ष्य मिलेगा। तो विकर्षण त्याग। और कुछ चीज़ें, जैसे पहले लेटर लिखते थे ना भाई साहब, तो लेटर के नीचे लिख देते थे कि मेरे कम लिखे हुए को ज़्यादा समझना। तो यहाँ विकर्षण त्याग से जो कवि जितना बता रहा है उतना ही नहीं समझिएगा, और भी ज़्यादा मैं कहना चाह रहा हूँ, वो बिना कहे आप समझ लीजिए। बहुत चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, तब जेआरएफ के इस पड़ाव पे आप पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। इस जेआरएफ का जो लक्ष्य है ना, महते वित्त लाभाय नियुक्त ये पदेश उजर, तो ये तभी हो पाएगा। ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है मुझे लगता है, बचना। क्योंकि आप कमाई 10 रुपये भी करें और खर्च 1 रुपये करें, बढ़िया है, 9 रुपये कम से कम प्रॉफिट तो है।
10 रुपए कमा रहे हो, 11 खर्चा कर दिया तो 1 रुपये लोन में चले गए। तो कुछ चीज़ों से बचना ज़रूरी है कि आपकी इंटेग्रिटी, आपका नॉलेज, आपका विगर, आपका एंथुजियाज्म बना रहे। नहीं तो आप 10 दिन पढ़े, 15 दिन डिस्ट्रैक्टेड रहे। मेरे पास फोन आते हैं, ऋषभ जी पढ़ाई नहीं हो रही, 10 दिन तो खूब अच्छे से पढ़े थे, अब नहीं पढ़ पा रहे, मन ही नहीं कर रहा। मन कैसे करेगा, मन तो किसी और को दे दिया। तो मन अपना कॉन्सेंट्रेटेड रखेंगे तो लक्ष्य मिलेगा। अंतिम वाली मेरी स्पेशलाइजेशन है। मुझे लगता है शायद पिछले 4-5 सालों में सबसे ज़्यादा प्रश्न मंच में गया हूँगा, और अब तो मुझे भी कहा जा रहा है आप आना बंद कर दो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप प्रश्न मंच में जाते हैं ना, तो आपको उस चीज़ के लिए बहुत नॉर्मैलिटी आ जाती है। क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम बता रहे हैं। अगर आप नॉर्मली किसी प्रोफेसर से आप मिलते हैं, उनको ग्रीट करते हैं, वो आपसे सवाल पूछते हैं तो आप डर जाते हैं। आप जितना प्रश्न मंच फेस करेंगे, जितना क्वेश्चंस और आंसर्स को देखेंगे, आपको पता चलेगा कि मैं जिस क्वेश्चन का आंसर समझ रहा था उस तरह से नहीं हो सकता, दूसरे तरह से भी उसको सोचा जा सकता है। तो जितना आपके अभ्यास में रहेगा, जितने तरह के आप क्वेश्चन को देखेंगे, प्रश्न मंच में करीब 30-40 जगह जा चुका हूँ, हर जगह 60-70 क्वेश्चन आते होंगे, उतने मैंने क्वेश्चन को सुना, अगर मुझे नहीं भी आए तो मैं सीखा। तो दो ही चीजें होती हैं, या तो आप जीतोगे और नहीं जीतोगे तो सीखोगे, जीतोगे तो भी सीखोगे और नहीं जीतोगे तो भी सीखते ही हो। तो इसलिए आपको प्रश्न मंच जितने होते हैं डीयू में, आप पार्टिसिपेट करें ना करें, मुझे लगता है आपको जाना चाहिए, क्योंकि नियम है अभ्यासं कुर्वतालोके परासिद्धिरवाप्यते। जो व्यक्ति अभ्यास करता है, आप ये पूछ मत दीजिए कहाँ से है, ये मैंने ही लिखा है, तो किसी ग्रंथ से नहीं है, कोई प्रमाणित वाणी नहीं है, मैं आपको बस बता रहा हूँ, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति अभ्यास करता है नित्य प्रति, वो परासिद्धिरवाप्यते, वो परम सिद्धि को प्राप्त करता है। सारी सिद्धियां उसके चरणों में लौटती रहती हैं। तो ये साधन चतुर्थ है भाई। पाठ्यक्रम नंबर 1 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, आपके ग्रेजुएशन का सिलेबस, पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस। नंबर 2 पॉइंट पूर्व प्रश्न पत्राणी, पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने ही करने हैं, 70+30 आपको बताया था। थर्ड है विकर्षण त्याग, हर तरह के अट्रैक्शन, जिनको आप डिस्ट्रैक्शन भी कह सकते हो, वर्चुअली ऐसा ही होता है, जो चीज़ें डिस्ट्रैक्शन होती है वही अट्रैक्शन प्रतीत होती है, तो उनसे आप बच के रहने का प्रयास करेंगे, कम से कम तब तक के लिए जब तक जेआरएफ ना हो जाए। उसके बाद घूमो, ऑल इंडिया टूर करो, मैं बोलने थोड़ा ना आऊँगा। और अंतिम है प्रश्न मंच, आप खूब प्रयास करेंगे, प्रश्न मंचों में जाएंगे, क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल भाई यही प्रोफेसर हैं जो वहाँ जाके क्वेश्चन बनाते हैं। एक आध क्वेश्चन क्या पता आ जाए, तो जाना चाहिए। ठीक, अब परीक्षा स्थल में क्या किया जाना चाहिए ये आपको बताऊंगा। आदर्श जी मेरे पास कितना समय है? भैया 40 मिनट्स बहुत है, चलिए तो हम आराम से देख सकते हैं। मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, मुझे क्षमा करेंगे उसके लिए, अभ्यास नहीं धीरे बोलने का, अब धीरे धीरे चल सकते हैं। हाँ भाई, तो परीक्षा स्थल पे क्या करना चाहिए ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। ऋषभ भाई आप वो बताओ कि हम पढ़ें कैसे, आप ये क्यों बता रहे हो कि एग्जाम सेंटर में क्या करना है? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 1.5 साल से ऐसे दोस्त हैं जो आके मुझे कहते हैं ऋषभ जी 2 क्वेश्चन से नहीं हुआ, ये 6-7 क्वेश्चन हैं जो मुझे आते थे, या फिर अगर मैं उस पर टाइम देता, उसको दूसरी तरह से सोचता तो कर सकता था, 5-6 बोनस में रहता, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? उस एग्ज़ाम सेंटर में कुछ चीज़ें ध्यान नहीं रख पाए, इस कारण से। तो एग्ज़ाम सेंटर मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस जेआरएफ का। आती हुई चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। आपने मुझे यहाँ बुलाया है तो मेरा कर्तव्य आपको झूठ ना बोलूँ, अगर बीच में अपने बारे में आत्मख्याति कर देता हूँ, मुझे क्षमा करेंगे, बताना ज़रूरी है क्योंकि आप सीखेंगे कैसे। तो मेरे लाभ में ये चीज़ें इस प्रकार रही कि मैंने अब 2 अटेम्प्ट दिया जेआरएफ का, एक भी क्वेश्चन मेरा ऐसा गलत नहीं हुआ जो मुझे आता था, और एग्ज़ाम सेंटर पर अनवधानवश गलती हो गई। मतलब जो मुझे आता था वो मैं करके आया, जो नहीं आता था वो तुक्का ही मार के सही आया। कैसे आया वो भी आपको प्लानिंग बताऊंगा। तो ना आए वो सही हो जाए ये होना चाहिए भाई, आता हुआ गलत मत कर देना, बहुत भारी पड़ेगा। कम पढ़ के ज़्यादा फायदा कैसे ले सकते हैं वो स्ट्रेटजी आपसे शेयर करूंगा। तो 4 चीज़ें हैं, चारों के लिए मेरे पास उदाहरण है। हमारे पास बहुत दोस्त हैं जो हमारे पास आते हैं, नाम तो नहीं ले सकते लेकिन मैं बता दूंगा किस तरह से सबको उन समस्याओं का सामना करना पड़ा, और उनकी वजह से 1-2 क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन से उनका जेआरएफ रह गया। तो पहला है वर्णांकनम, समय रक्षणस्य उपायः, मार्क फॉर रिव्यू इत्यस्य प्रयोगः कर्तव्यः। आप देखेंगे जब आप जेआरएफ के लिए एग्जाम में बैठते हैं तो वो आपको जनरल इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिस क्वेश्चन पर आप अभी तक नहीं गए हैं वो ग्रे कलर से रहेगा, जिसको आपने अभी तक आंसर नहीं किया है रेड कलर से रहेगा, आंसर कर दिया है वो ग्रीन कलर से। कुछ क्वेश्चन जो डाउटफुल हैं उनको आप मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ सकते हैं। मैं बोलूँगा इस ऑप्शन का कभी यूज मत करना क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो
तो सबसे ज्यादा जो प्रोबेबल आंसर लगे, जो आपके दिल से आवाज आ रही हो, जैसे कुछ क्वेश्चन को देख के लगता है पता नहीं पर इसका क्यों आंसर मुझे लग रहा है सी होना चाहिए, तो आपको आंसर ना पता हो फिर भी सी क्लिक करके लॉट करके उसको आप देख सकें, जांच कर सकें। तो जो पांचवा ऑप्शन है यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिख रहे हैं ना, आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू, इसका आप जितना ज्यादा यूज कर सकते हैं ये आपके लिए हित में होगा। इसके 2-3 फायदे मैं बताऊंगा मैंने इसको कैसे यूज किया था। तो नॉट विजिटेड का तो टेंशन लेना नहीं है, नॉट आंसर्ड मत छोड़ना प्लीज, इतना प्रेशर रहता है अगर लास्ट मोमेंट पे आप रह गए, आप कभी इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाओगे वापस आकर के, और क्या पता छूट जाए, पता ना चले। तो किसी भी क्वेश्चन जहां आप एक बार चले गए बिना आंसर किए आगे मत बढ़ना, अनुभव है मेरा, नहीं तो लोग 20-20, 25-25 क्वेश्चन छोड़ के आए हैं। ठीक, तो नॉट आंसर मत छोड़ना, आंसर करेंगे तो ग्रीन दिखाएगा ही, मार्क फॉर यू मत कीजिएगा, तो रेड और ब्लू ना दिखे इसकी आप गारंटी ले लीजिए, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अंतिम, जिस पे आपको डाउट हो उसको आंसर दे करके, जो आपको सबसे ज्यादा लगता है आंसर प्रोबेबली हो सकता है सी डी ए बी, कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी क्लिक करके मार्क फॉर यू करके आप आगे बढ़ जाओ। आप कभी भी उस पर लौट के वापस आ सकते हो लास्ट तक, अगर आप उस पर मार्क फॉर यू नहीं हटाते हैं कोई लॉस नहीं है, ऑटो सबमिट हो जाएगा और लास्ट में आपको वो शो भी करेंगे आपने सिंसियरली इतने क्वेश्चन आंसर किए थे, मार्क फॉर यू इतने किए थे, टोटल इतने किए। तो मार्क फॉर यू से मैं ये जान पाता था कि अच्छा मेरे इतने क्वेश्चन डाउटफुल हैं, मुझे इतने क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे रूम पार्टनर यहाँ बैठे हैं, इनको मैंने आके बताया था मेरे 120 सही हो रहे हैं और 121 सही हुए थे। तो आपको यही पता चल जाता है मेरी औकात कितनी है, मैं कहाँ तक पहुंच रहा हूँ, बिना आप आंसर की चेक किए, क्योंकि मैं पता है मैं कितना कॉन्फिडेंटली सही करके आया हूँ और कितना मेरा डाउटफुल है। आप ये मत समझिए कि ऋषभ भैया जितना तुक्का मारे सब गलत हो गया, नहीं, वो जो मैंने कॉन्फिडेंटली कुछ टिक मारे थे उस पर 3-4 गलत हो गए और तुक्का मारे थे उनमें 3-4 सही हो गए, तो ऐसा करके 121 पहुंचा। तो आप ये समझ के चलो कि आप कॉन्फिडेंटली मार के आ रहे हो तो सारे सही होंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैंने 70 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, कभी ऐसा नहीं हुआ जितना मैं सोचूं उतना आ जाए, ऊपर नीचे ही होता है हमेशा। इसलिए मार्क फॉर रिव्यू का सबसे ज्यादा प्रयोग करेंगे आंसर देने के बाद। कोई भी क्वेश्चन एक बार आप वहां चले जाएं, प्लीज मत छोड़िएगा, ये आपसे प्रार्थना है। हाँ जी, दूसरी पद्धति, मुझे लगता है अधिकतर लोग आप इसको जानते ही होंगे, फिर भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। सभी की टॉपर स्ट्रेटजी में सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी यही रहती है, वह व्यतिरेक विधि। थोड़ा न्याय का टर्म है, क्षमा करेंगे उसके लिए, हमें और दूसरी अच्छी शब्दावली मिली नहीं इसके लिए। तो आंसर तक 2 तरह से पहुंच सकते हैं, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम द्वाभ्याम उपायाभ्याम उत्तरम अन्विष्यते। 2 तरीके से उत्तर ढूंढा जा सकता है, एक को कहते हैं अन्वय विधि, दूसरे को कहते हैं व्यतिरेक विधि। और ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, वो मैं आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अन्वय विधि ये है, आपने क्वेश्चन देखा काव्यालंकार किसने लिखा है, हाँ जी, तो हाँ एक और चीज, मैं जब भी क्वेश्चन पढ़ता था उसका ऑप्शन नहीं देखता था, मैं प्रयास करता हूँ क्वेश्चन देख के मुझे आंसर क्या लग रहा है, उसके बाद देखता हूँ वो मेरा आंसर ऑप्शन में है क्या। क्योंकि अगर ऑप्शन देख लिया, क्या पता किसी ऑप्शन पे देख के कंफ्यूज हो जाऊं, क्या पता पहले ही ऑप्शन को देख के लग जाए ये आंसर आगे ना पढ़ूं। इसलिए क्वेश्चन को देख के पहले मैं सोचता हूँ इसका आंसर क्या होना चाहिए, फिर वो ऑप्शन में आ गया। तो एक और तरीका है, मैं ये भी देखता हूँ कि बाकी क्वेश्चन क्यों नहीं, बाकी ऑप्शन क्यों आंसर नहीं हो सकते, वो आगे बताऊंगा। तो एक तरीका है, आपने क्वेश्चन देखा, आपको आंसर पता है, चुन लिया, तो ये अन्वय तरीका है। ठीक, क्वेश्चन देखा, आंसर पर टिक मार दिया, आपको पता है। तो अन्वय न साधु उत्तरम चाहिए, अन्वय मेथड के द्वारा आपको करेक्ट आंसर पता है, चुन लिया उसको। लेकिन व्यतिरेक उपाय ना, एक व्यतिरेक उपाय है, उसके द्वारा क्या होता है जी, असाधु उत्तरम व्यावृत्यते। आप जो पक्का इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर देते हो, एलिमिनेशन मेथड इसको कहते हैं अंग्रेजी की शब्दावली में, कि आपको भले ही सही उत्तर नहीं पता पर आपको यह पता है कि यह गलत उत्तर है। हमको यह नहीं पता कि ऋग्वेद का कौन सा श्रौत सूत्र इसमें वर्णित है, पर हमें यह पता है कि ये जो बौधायन है ना, ये तो कृष्ण यजुर्वेद का ही है, तो बौधायन तो पक्का ही नहीं होगा। ये जो आपकी थिंकिंग है इसी को व्यतिरेक पद्धति कहते हैं, एलिमिनेट करना। अब जो भी आप ऑप्शन देखेंगे, 4 में तुक्का मारने से अच्छा है 3 में तुक्का मारना। आप एक और एलिमिनेट कर पाए तो 2 में से 1 में तुक्का मारना पड़ेगा। कई बार मैंने देखा है कि जेआरएफ के क्वेश्चंस में से अगर आपको एक छोटी चीज पता हो, आप देखेंगे मैच द फॉलोइंग में खास कैसा होता है, अगर आपको मैच द फॉलोइंग का एक भी पता है आप उसको आंसर में ढूंढ लेते हैं तो बाकी सब का विवर्तन हो जाता है। मैं अभी एग्जांपल दिखाऊंगा आपको किस तरह से होता है। तो ये एलिमिनेशन मेथड है, इसका अगर आप सही उपयोग करना जानते हैं, सबसे कड़क स्ट्रेटेजी है भाई साहब, एलिमिनेट करना। ये तो मुझे सही आंसर नहीं पता पर ये तो पक्का नहीं होगा। इस तरह से व्यतिरेक पद्धति से असाधु उत्तरम व्यावृत्यते, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसका व्यावर्तन हो जाता है। और व्यतिरेकः अन्वयात् विशिष्यते, जो एलिमिनेशन मेथड है वो डायरेक्ट मेथड से काफी बेहतर होता है। डायरेक्ट मेथड से
जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, कभी कभी कॉन्फिडेंट आंसर गलत हो जाता है, पर जो एलिमिनेशन मेथड है वो मेरा अनुभव है कि 90% टाइम आपको बहुत लाभ देता है, खासकर जब आप गेस करने के लिए जाते हैं तो इस एलिमिनेशन मेथड को जरूर यूज करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, अरे यार ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से आ गया, क्या उत्तर मारूं, फिर भी मैं कहूंगा कि आप ऑप्शन को जरूर पढ़ें। क्या पता कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए, जैसे एक रास की बात बताता हूं, अगर वो ऑप्शन दे दे आपको, इनमें से पाश्चात्य विद्वानों को पहचानिए जो कि भाषा शास्त्र या साहित्य शास्त्र पर रिसर्च कर चुके हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिया, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, लॉन्जाइनस और एक और भी मान लो, प्लेटो तो नहीं, जॉन लॉकी। ठीक है, 4 ऑप्शन आ गए। अब कौन सा मारे जी, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो कम से कम अगर आप सिलेबस भी अच्छे से पढ़े होंगे, आपको पता होगा क्रोचे, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस ये सिलेबस में है, जॉन लॉकी सिलेबस में ही नहीं है। जेआरएफ अपने सिद्धांत पे पक्का है भाई साहब, वो एक क्वेश्चन सिलेबस के बाहर नहीं देगा। तो आप अगर ये देख लें कि कौन सा ऑप्शन सिलेबस में है ही नहीं, अब उसको भी अगर ऑप्शन तुक्का मारे उस तरह का तो सही हो जाता है। कई बार मैंने देखा है ऐसा। इसलिए एलिमिनेशन मेथड, अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है फिर भी आप ऑप्शन को पढ़िए, और उसके बाद जो आपको सबसे प्लॉजिबल आंसर लगे, सबसे पॉसिबल आंसर लगे, सबसे प्रोबेबल आंसर लगे, उसके तरफ आप जा सकते हैं। ठीक, अगला है मूल्यांकन। मैंने पहले बताया था कि मैं कोई भी क्वेश्चन देखता था, बिना ऑप्शन देख के पहले उसका आंसर क्या है वो सोचता था, उसके बाद देखता था कि मेरा ऑप्शन जो मैंने आंसर सोचा है वो किसी ऑप्शन में है क्या, अगर है छोड़ नहीं देता था कि टिक मार के चलो हो गया सही, सारे ऑप्शन फिर से पढ़ता था, ये ऑप्शन आंसर क्यों नहीं हो सकता, फिर क्वेश्चन पढ़ता था कहीं अस्ति को नास्ति तो नहीं पढ़ दिया, फिर सी ऑप्शन पढ़ा, ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा आंसर, डी ऑप्शन पढ़ा, ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा आंसर, उसके बाद आगे जाता था। तो इतना आपको करना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं है तो छोड़ सकते हैं, मेरे पास पता नहीं कैसे टाइम आ जाता था, ईश्वरीय कृपा से, तो मूल्यांकन हो जाता था। तो आप हर प्रश्न का जिसको आप आंसर देते हैं, उत्तरितः प्रश्न प्रतिविकल्पम पर्यवेक्षणीय, प्रतिविकल्प रूप से आप उसका ध्यान करेंगे कि हर ऑप्शन को आप देख के ये समझें कि ये ऑप्शन इसका आंसर क्यों नहीं होगा, ये भी तो हो सकता था, और वो देख के अब अगर आप श्योर हो जाएं कि जो मैंने ऑप्शन टिक किया है वो सही है, वेल एंड गुड, फिर आप आगे जा सकते हैं। ये ऑप्शन किस लिए मैंने बताया, उत्तरम जानन असाधु उत्तर मादद्यात्। कई बार लोग उत्तर जानते हैं लेकिन उस ऑप्शन तक पहुंचने से पहले वाले ऑप्शन में हम देख के लग जाता है कि यही ऑप्शन सही है, टिक मार दिया, आगे बढ़ गए, चलो भाई। बाद में पता चला आगे एक और ऑप्शन था जो उसका भी बाप था, वो मारना था, वो नहीं हो पाया। आगे मैंने एग्जांपल लिखा है, दिखाता हूं आपको। तो इस प्रकार मूल्यांकन करेंगे। चौथा है अंध दबाना, ये मेरा फेवरेट है, कुछ ना आए तो तीर चलाओ अंधेरे में। ठीक है, इसके भी तरीके हैं किस तरह से आप तीर चला सकते हैं। असाधु उत्तरेभ्य नांका करते, अगर आप गलत आंसर दे देते हो, कोई माइका लाल नहीं है जेआरएफ में बैठा हो जो आपका नंबर काट दे, कोई नंबर नहीं कटेगा। अतः कोई प्रश्न न हातव्य, कोई भी प्रश्न गलती से छोड़ के मत आ जाना, और छोड़ के आ जाना तो मुझे बताना मत, ऋषभ जी 20 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। ठीक, नहीं वरना कुछ नहीं, मुझे बुरा लगेगा। ठीक, तो अंध बाणा मतलब आप अंधेरे में तीर चलाने का अभ्यास करेंगे। अब ऐसा नहीं हो कि आप रात के अंधेरे में बाण लेके निकल जाए हंसराज हॉस्टल के बाहर, ऋषभ भैया ने कहा तीर चलाना, ये काम मत कर देना। मेरा कहने का मतलब है कि जब कुछ ना आए तो तुक्का जरूर मारना, छोड़ मत देना। तुक्का मारने की भी एक स्ट्रेटेजी है जो आपको बताऊंगा, अब धीरे धीरे देखते हैं। ये तो आपको बता दिया था, वर्णांकनम, मार्क फॉर रिव्यू करना है, हर क्वेश्चन को आंसर करके, विदाउट आंसरिंग ये मत कीजिएगा। हाँ जी, अब व्यतिरेक पद्धति, एलिमिनेशन मेथड। ये जो व्यतिरेक पद्धति है, हमारे उस दोस्त का गलत हुआ था जिनका 2 क्वेश्चन से जेआरएफ नहीं हुआ, 102 कट ऑफ गई थी, 100 उनके आए थे, और एक और भी कुछ उन्होंने छोटी मोटी गलतियां की थी। अब 3-4 गलतियां तो यहाँ दिखा नहीं सकते, एक एग्जाम्पल देना है, तो स्थाली बुलाकर न्याय से मैंने एक एग्जाम्पल आपको देने का प्रयास किया है। सिंपल सा सूत्र है, दिख रहा होगा आपको। हाँ जी, योग सूत्रम भवति। अब योग सूत्र इनमें से कौन है, ऐसे 5 ऑप्शन दिए गए थे। आप्तोपदेशो वाक्यम, अथ योग साधनम, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, योगश्चित्त वृत्ति विरोधः, तत्परम पुरुषाख्यातिर गुणवैतृष्ण्यम। व्यतिरेक पद्धति क्या कहती है, पहले देखो आपको कौन कंफर्म है कि वो योग सूत्र में है या नहीं है। तो हमने देखा डी ऑप्शन पहला ही सूत्र है योग सूत्र का, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यहाँ पे लिखा है विरोधा, हमको समझ में आ जाएगा भाई डी ऑप्शन तो इसका पक्का नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन जो इसका है ई एन डी केवलम, ये भी व्यावृत्त हो जाता है, ये भी एलिमिनेट हो गया। फिर थर्ड ऑप्शन बी एन डी केवलम, ये भी एलिमिनेट हो जाता है, बचे 2
4 में तुक्का मारने से अच्छा है 2 में तुक्का मारना, ठीक। तो अब 2 ऑप्शन बच जाते हैं, सी एंड डी केवलम, ए एंड सी केवलम। अगर आपको कोई आगे सूत्र नहीं आता है तो आप इन दोनों में से एक में गेस कर सकते हो। हमारे दोस्त ने दुर्भाग्यवश योगश्चित्त वृत्ति विरोधा को निरोधा ही पढ़ लिया था और ये उत्तर गलती कर गया। आप ये गलती ना करें इसलिए आपको बता रहा हूँ। वैसे इसका सही आंसर है सी एंड ई वाला, कोई है क्या? सी एंड ई, हाँ, डू। इसका 2 आंसर होना चाहिए। अगर आपको आंसर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो आप सिलेबस पढ़ेंगे तो पता चल ही जाएगा। तो इस प्रकार एलिमिनेशन मेथड से आप आंसर के क्लोज पहुंच सकते हैं। कई बार सीधा आंसर भी आ जाता है, कई बार 2-3 ऑप्शन कम हो जाते हैं। दूसरा है मूल्यांकनम। मैंने क्यों बताया था कि हर बार क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन देख के आपको हर ऑप्शन पर आके फिर विचार करना चाहिए कि ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा। और जो सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन है जो 3 साल पहले सॉरी जेआरएफ टॉपर रही है विश्वम्भरा दीदी, उनका गलत हुआ था। आज तक का उनका हाईएस्ट है जेआरएफ स्कोर, और ये क्वेश्चन उनका गलत हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। सुधाम क्षीरंधिम मथनाति इत्यत्र अधोरेखांकित पदे, अब रेखा तो आई नहीं, क्षमा करेंगे, ये रेखा है सुधाम पे, ठीक है। तो केन सूत्रेण द्वितीया विभक्ति भवति, तो उन्होंने पढ़ा था भाई अकथितम च सूत्र होता है। यहाँ पर अकथित कर्म में अकथित को भी जो दूसरे कारक में है उनको भी कर्म संज्ञा हो जाती है। अकथितम च उन्होंने टिक मार दिया। अगर कर्मणि द्वितीया पर ध्यान देते तो उन्हें पता होता कि अकथितम च से द्वितीया विभक्ति का विधान नहीं होता है, कर्म संज्ञा होती है, और द्वितीया विभक्ति कर्मणि द्वितीया से होती है। तो हर ऑप्शन पे जाके सोचना पड़ेगा कर्मणि द्वितीया क्यों दिया है ऑप्शन में, और ये क्यों आंसर नहीं होगा। अगर इतना हम सोच लेते तो ये ऑप्शन गलत नहीं होता, ठीक। तो आप हर ऑप्शन पे जाके सोचेंगे ये ऑप्शन आंसर क्यों नहीं है। ऐसा करने से मैं 2-3 बार ऐसा मैंने किया है, और 3-4 बार मैंने देखा है कि मैंने गलत ऑप्शन टिक किया और उसको ठीक किया है। तो सोचो मैं 3-4 गलत करके आ चुका होता, फिर रो रहा होता बाद में, भाई ये सही कर रहा होता। आज तक मुझे कम से कम ये पछतावा नहीं हुआ कि ये सही करके आता और गलत कर दिया। जो नहीं पता था नहीं पता था, तुक्का मार के आया, गलत हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं। तो मूल्यांकन करेंगे। दूसरा और एक क्वेश्चन है, राज्यस्य सप्तांगेषु न परिगण्यते। जल्दी जल्दी में कई बार होता है आदमी न को कुछ नहीं पढ़ता है, न को छोड़ देता है, ओमिट कर देता है। ऐसा करने से आप पहले देखेंगे राजा, हाँ राजा तो सप्तांग में आता है जी, राजा को टिक मार के आप आगे चल जाओगे। पता चलेगा क्वेश्चन पूछ रहा था कौन सप्तांग में नहीं है, आपने राजा पे टिक मारा हुआ है। तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना। सीबीएसई में क्या करते थे वो लोग, जब नो या नास्ती वाले क्वेश्चन पूछते थे तो उनको बोल्ड लेटर में कर देते थे, तो पता चल जाता था जेआरएफ और तेज है। हमारे भाई महते वित्त लाभ है, खूब पैसा दे रहे हैं, मजाक थोड़ी नहीं। तो अच्छे से पढ़ के आओ, ध्यान रखो थोड़ा, इसलिए वो चाहते हैं कि हम अच्छे से क्वेश्चन पढ़ें। तो राज्यस्य सप्तांगेषु न परिगण्यते, इसका आंसर है शत्रु। तो चौथे ऑप्शन तक पहुंचने के लिए आपको पहले न को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको डील करना चाहिए। आपको ये छोटी बात बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरे अनुभव को प्रमाण मान रहे हो, जिस कारण आदर्श जी ने मुझे इन्वाइट किया है, तो आप ये जानिए 10 करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी छोटी छोटी गलतियां की। यार मैं ये गलती कैसे करके आ गया, ये तो मेरा सही होना था, ये तो मैं करके आया, 6-7 और सही हो सकते थे, 2 और सही हो जाते तो जेआरएफ हो जाता। बहुत लोगों से सुन चुका हूं मैं, आप ये ना बोलें इसलिए बता दे रहा हूं। अब आगे एक और है मेरा फेवरेट वाला, तीर चलाना। हाँ जी, अंधशर प्रहार कला, कैसे बाण चला सकते हो भाई अंधेरे में। तो 2 क्वेश्चन हैं, इस बार क्वेश्चन आए थे, मैं तो इस बार परीक्षा दे नहीं पाया दुर्भाग्यवश, हमारी योग्यता नहीं थी सर परीक्षा देने की। तो हमारे रूम पार्टनर आए, उन्होंने कहा ऋषभ जी एक आध क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं ना, पता नहीं कहाँ से जेआरएफ वाले क्वेश्चन बना देते हैं, समझ ही नहीं आता कोई उत्तर पढ़ के क्यों जाए और कहाँ से जाए। अब भागवत पुराण में क्या लक्षण लिख दिया है, भागवत पुराण के अनुसार पुराणों के लक्षण क्या हैं, ये कौन पढ़ के आएगा भागवत पुराण में देख के। हालांकि ये तो मणिशंकर ऋषि जी में नीचे इंडेक्स के नीचे, मतलब क्षमा करेंगे फुटनोट्स में लिखा है। एक और क्वेश्चन है कि सांख्यायन आरण्यक में जनपदा कौन कौन से वर्णित है। अब कौन सांख्यायन आरण्यक पढ़ के वहाँ जेआरएफ देने आए हैं भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। तो मैंने बोला आप क्वेश्चन पूछो, उन्होंने पूछा, मैंने दोनों का आंसर सही बता दिया। उन्होंने पूछा कैसे सही बताया, मैंने बोले तुक्का से। फिर मुझे लगा कि ये तुक्के की स्टडी सबको बतानी चाहिए, इसलिए मैंने इसको खासतौर पे 2 क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। तो पहले क्वेश्चन में जैसे उन्होंने लिखा है वंशानुचरितम अपाश्रयः वंशा हेतु संस्था, भागवत पुराण के अनुसार इनको पुराण के लक्षणों को क्रम में लगाना है। 99% क्वेश्चंस ऐसे ग्रंथों से आ रहे हैं जो पद्य में शैली में लिखे हुए हैं। भागवत पुराण पद्य में शैली में लिखा हुआ है। बहुत सीधी सी बात है, कोई ना कोई छंद में ही होगा जो भी लक्षण होगा। अनुष्टुप छंद सबसे प्यारा छंद है, मैंने छंद बिठाया बैठ गया, वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतुरपाश्रयः। तो अगर आप छंद भी जानते हैं,
अगर आपको पता है मुझे आंसर तक पहुंचना है, ये विल पावर है, आंसर खुद अपने आप को प्रकट करेगा। तो मैंने देखा भाई वंशानुचरितम है, वंशा है, संस्था है, तो पास तो कोई अलग कर नहीं सकता, ये तो करण अर्जुन की जोड़ी है। मेरे एक मित्र ने पूछा था रूम पार्टनर ने कि वंशानुचरितम फिर वंशो ऋषभ आपको क्यों नहीं लगा, कल ही पूछ रहे थे। तो मैंने बोला कि वो वेदव्यास जी को मजा आता है उत्व करने में, वंशो वंशानुचरितम। अगर वंशानुचरितम वंशा कर देते तो संस्था है तो पाश्रय होने के कारण वहां पर विसर्गी रह जाता, उनको मजा नहीं आता। तो ऐसे तो ये कहना बहाना था। अधिकतर जो मैंने पद्धति देखी है वो उत्व करके ही वो संधि करते हैं, और जो छोटा शब्द रहता है उसको पहले प्रयोग करते हैं। लक्षण में भी वंश पहले आता है, तो बहुत सारे कारण इस कारण वंश को पहले प्रयोग उन्होंने किया होगा, ऐसा मैंने माना। और वंश मतलब सी पहले, वंशानुचरित मतलब ए बाद में, फिर संस्था, हेतु, अपाश्रय, CAEDB 3, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आपको आंसर ना भी पता हो, अगर आप तिकड़म लगा सकते हैं तो मुझे लगता है आप जो एग्जामिनर उसके दिमाग को पढ़ सकते हैं। तो आंसर सिर्फ किताब पढ़ के नहीं, एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ के भी आ सकता है। अगर आप वहां पर बहुत ही कॉन्फिडेंटली और सावधानी पूर्वक बैठे हैं तो। अगर आपका मन भटक गया है, नर्वस हो चुके हैं, तो गेम ओवर। वहां पर आपको शांत रहना है, आपको देखना है कि क्वेश्चन मुझे अपना आंसर खुद बताएगा, इंतजार कीजिए, उस पर डटे रहिए तो बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। नहीं तो मेरे लिए भी वही 5 अक्षर लिखे हुए हैं, सबके लिए वही रहेंगे। तो इस तरह से भागवत पुराण, और भी 2-3 बार जो एक बार परीक्षा मेरी हुई थी जिसमें मेरा JRF हुआ है, उस पर भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, कहीं से मुझे कुछ हवा नहीं लग रहा था, छंद बिठा दिया, हो गया है। तो इस तरह से अगर आप छंद बिठा देते हैं तो एक आध क्वेश्चन तो आप कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा तो तुक्का मार दिया था, कैसे मार दिया मुझे भी नहीं पता चला। अधोलिखितेषु संख्यान आरण्यके जनपदा वर्णिताः सन्ति, कुरु पांचालः, कंगोदः, उशीनरः, मत्स्यः, कलिंगश्च। इस क्वेश्चन को देखने के बाद मैंने सोचा भाई कंगोद तो कभी सुना नहीं, ये तो बोलना बेकार है। और हिस्ट्री की किताबों में देखो भाई, कहाँ की पढ़ी हुई विद्या कहाँ काम आती है। हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा था मैंने 16 महाजनपदास, 16 महाजनपद होते हैं, उसमें कुरु पांचाल आता था, कलिंग वगैरह का भी नाम था उसमें। तो मैंने सोचा कि आखिर क्वेश्चन कोई क्यों पूछेगा, और अगर पूछ रहा है इसका मतलब जो सबसे फेमस होंगे वही पूछना चाहिए, और नहीं भी वो पूछना चाह रहा है फिर भी अगर तुक्का मारना हो तो सबसे फेमस वाले भी तुक्का मारेंगे ऑब्वियसली। तो मैंने ऑप्शन पूछा और कुरु पांचाल केवल एक ऑप्शन में है, ACD केवल 3rd ऑप्शन। मैंने बोला आंसर सही होगा। तो कुछ चीजें जो अगर आप विजिलेंट रहते हैं, प्रयास करते हैं कि आंसर आपको क्वेश्चन खुद आके बताए, तो आंसर आपको मिल जाता है। तो अगर आप अंधेरे में बाण चलाने का मतलब नहीं कि आप कहीं बाण चलाओ, नीचे चलाओगे तो गर्दन कट जाएगी, ऊपर चलाना, तो मतलब वो भी, उसमें भी कुछ सेंसिबिलिटी होनी चाहिए कहाँ बाण चला रहे हैं। तो इस तरह का मैंने प्रयास किया है कि क्या उपाय हो सकते हैं एग्जामिनेशन के पहले जो ध्यान देने योग्य हैं। एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं तब कौन सी बातें ध्यातव्य हैं, ध्यान देनी चाहिए। सिलेबस को किस तरह से हमें पढ़ना है, पहले कौन सी यूनिट्स कवर करनी चाहिए, इस तरह का बताने का प्रयास मैंने कुछ किया। कितना समय है हमारे पास? भैया अभी कितना? 20 मिनट है। 20 मिनट। इसमें जिज्ञासा का समाधान मतलब शंका समाधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार अब बताने के लिए तो और भी बहुत कुछ है, शायद जब आप शंका पूछेंगे तो हमारी भावनाएं बहें, ये सोच के मैं अब स्लाइड को अंतिम पड़ाव पर ले जाना चाहूँगा। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए आपका कोटिशा धन्यवाद। हम आशा करेंगे कि आप हमें सेवा का और अवसर देंगे। तब तक के लिए प्रकुर्वन्तः श्रमं नित्यम् अर्जयन्तः परां धियं भूयासु सफला सर्वे तदित्थमेव कामये। आप लोग श्रम करते रहें, मेहनत करते रहें। आज तक किसी को ज़्यादा पढ़ने से उल्टी नहीं हुई है, इसलिए पढ़ेंगे। पराम धियम अर्जयन्तः, आप लोग श्रेष्ठ बुद्धि को प्राप्त करें, JRF युक्त बुद्धि को प्राप्त करें, JRF साध्य हो ऐसी बुद्धि को प्राप्त करें। और भूयासु सफला सर्वे, आप सभी सफल हो, तदित्थमेव कामये, इस अकिंचन की यही प्रार्थना रहेगी। आपका खूब खूब अभिवादन और धन्यवाद।